हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी देखा। उसमें हमने लैटिट्यूड को देखा, लॉन्गिट्यूड को देखा, अर्थ के मोमेंट्स को देखा और सबसे बड़ी बात कि हमने यूपीएससी को सिलेबस को डिकोड किया और कैसे पढ़ना है ये जाना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ अगर वो लेक्चर देखें, तभी आपको बाकी के लेक्चर समझ में आएंगे क्लाइमेटोलॉजी के। क्योंकि वो सारी जो अभी जो लेक्चर सीरीज जो चल रही है वो सारे वो बेसिक्स जो है उसी पर डिपेंड करती हैं। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, यहाँ पे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में यानी कि जलवायु विज्ञान में हम लोग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम लोग देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन से चीज़ें से मिलकर एटमॉस्फेयर में बना है या इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो देखेंगे कंपोजिशन में। और जो स्ट्रक्चर है इसमें लेयरिंग देखेंगे, जैसे कि जो ट्रोपोस्फेयर ये सब आपने पढ़ा होगा उसकी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम यूपीएससी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी ट्रिकी वे में पूछती है और जो लोगों को हवा तक नहीं लगती, इसके बावजूद भी कि उन्होंने ज्योग्राफी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने 10 टाइम्स पढ़ लिया ज्योग्राफी को, एनसीईआरटी को 10 टाइम्स पढ़ लिया है। लेकिन आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी में जो सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं उसमें बहुत सारे जगहों पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है, वो नहीं बताया हुआ होता है। और जो यूपीएससी का पूछने का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो वाई पर फोकस कर रहा है, क्यों, और वो कंसेप्ट पर फोकस कर रहा है। तो आप एनसीईआरटी 100 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, वो चीज़ नहीं आएगी। और मैं ये जो लेक्चर मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ वो मैं हर एक डायमेंशन को कवर कर रहा हूँ और मल्टीपल बुक्स को रेफ़र करके मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको खुद इसके बारे में पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो आज हम मेनली 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये लेक्चर के दौरान, और आप देखोगे कि कैसे लोग मिस्टेक करते हैं। तो शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर जो क्योंकि हम लोग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि एटमॉस्फेयर के बारे में जान लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट की जो भी घटनाएं घटेंगी वो कहाँ घटेगा, वो एटमॉस्फेयर में ही घटेगा। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज आएंगे वो वही मतलब कि उसी के ही हमें स्टडी करना है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे बना है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको से ये पूछूं कि हाउ विल यू डिफाइन एटमॉस्फेयर, कैसे आप एटमॉस्फेयर को डिफाइन करोगे, तो आप क्या बताओगे? डिफिनीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या बता सकते हो आप डिफिनीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में? तो सीधी सी बात है कि ये देखो, ये अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्पेस का पिक्चर है, अर्थ है। इसके चारों ओर आप देख रहे हो कि कुछ ऐसी लेयरिंग है, ये पूरी राउंड द अर्थ। ये जो लेयरिंग है ये गैस की लेयरिंग है, यानी कि अर्थ के चारों ओर गैस की लेयरिंग हो रखी है, एक थिक लेयर ऑफ गैस है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया? एटमॉस्फेयर इज द थिक लेयर ऑफ द गैसेस अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये बताओ आप कि जो, ठीक है, ये अर्थ के चारों तरफ ऐसी लेयरिंग है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर अर्थ के राउंड में हमेशा क्यों रहता है? क्यों नहीं अर्थ को छोड़कर कहीं और चला जाता है, यानी कि अर्थ को स्केप क्यों नहीं कर देता है? तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है जो कि एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी से क्या होता है कि अर्थ जो एयर्स है, जो गैसेस है, उसको अपने तरफ खींचे रहती है, उसको दूर जाने नहीं देती। और ये एक खास बनाता है हमारे अर्थ को, लिवेबल बनाता है ये एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होती है, इसकी यूटिलिटी क्या है, जो कि हम लोग सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि आखिर इसकी यूटिलिटी क्या है। तो पहली तो ये चीज़ हो गई कि ये लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं जो कि हमारे लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि जो अर्थ के चारों ओर जब एटमॉस्फेयर है तो सोलर रेडिएशन, जो भी सोलर रेडिएशन आता है उसमें से क्या करता है कि कुछ सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद से क्या होता है कि अर्थ एक पार्टिकुलर हीट को मेंटेन करती है, जो ऐसी टेम्परेचर को मेंटेन करती है जो कि लाइफ के लिए फेवरेबल है। तो इसका मतलब कि ये हीट बैलेंसिंग की भी काम में आती है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की ये यूटिलिटी हुई।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, कि आखिर ये किस चीज़ किससे मिलकर बना है एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि पहला है गैसेस, सेकंड है वाटर वेपर, ये जो वेपर है यानी वाटर वेपर, और थर्ड जो है वो पार्टिकुलेट्स मैटर्स हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए होगा कि 2.5 बढ़ गया या PM10 बढ़ गया, तो वो सब जो है पार्टिकुलेट मैटर्स में आते हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखें कि आखिर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं और क्या उसका परसेंटेज है, क्या कंपोजिशन है। उसके बाद वाटर वेपर के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखेंगे कि वाटर वेपर किस तरह से पूरे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है या हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलॉन्ग द लोकेशन देखेंगे। उसके बाद पार्टिकुलेट्स मैटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गैसेस। गैसेस के बारे में आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो मैक्सिमम लार्जर चंक है वो नाइट्रोजन है 78.08%, कहीं पे आपको ये 79% भी लिखा मिलेगा, और ऑक्सीजन जो है 20.95%, कहीं कहीं पे 21% मतलब कि आपको लिखा मिलेगा। जो रिमेनिंग पार्ट आर्गन, जेनॉन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस भी हैं। ठीक है, तो बाकी जो जो परसेंटेज जो रिमेनिंग बच रहा है उसमें से सारे ये गैसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये यूपीएससी जो है, खासकर यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पार्टिकुलर आपको परसेंटेज नहीं पूछने वाली, तो आपको ये मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको याद नहीं होता कि जेनॉन 0.00009% है, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई उससे डरने वाली बात नहीं है। वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, मतलब कि उसके अमाउंट ऑफ गैसेस के बारे में असेंडिंग ऑर्डर आप बता दो। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी फिर अदर्स गैसेस हैं। अब देखो, ये तो हमेशा सबको याद रहता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा है ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन से ज़्यादा है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं। उनको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो नेचुरल जो कंपोजिशन है आर्गन की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। आप देख सकते हो 0.93% आर्गन है, और यहीं पे 0.038%, कहीं कहीं पे 0.03% लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये कार्बन है। तो आपने देखा कि आर्गन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़कर आए होंगे, हमने डायरेक्ट क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चे जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब अर्थ इवॉल्व होना शुरू हुआ, जब अर्थ का जो ओरिजिन माना जाता है, उस समय पर ऐसा नहीं था कि ये कंपोजिशन नहीं था, नाइट्रोजन ऐसे 78% और ऑक्सीजन 21%, ये कंपोजिशन नहीं था। शुरू में ऑक्सीजन था भी नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ की इवोल्यूशन हुई, उसी तरह से ये जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनकी कंपोजिशन इवॉल्व होते रही। ठीक है, तो जब हम जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर जब लेकर आएंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, तो इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट है, हम जब देखते हैं ये तो हमारा कंपोजिशन रहा कि किस प्रोपोर्शन में वो अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिर ये जो वेरियस गैसेस हैं, जो पार्टिकुलर जो मेन गैसेस है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ आपको कि नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप कुछ यूजेज बताओ तो सबसे पहली बात कि हर जो नाइट्रोजन जो है, आपने डीएनए का नाम सुना होगा। डीएनए को अगर आप उसके मॉलिक्यूल्स में जाओगे, उसके जो स्ट्रक्चर, जो बेसिक कंपोनेंट के बारे में जाओगे, तो आप देखोगे कि जो डीएनए के जो बेसिस हैं जिससे वो बना हुआ है, वो नाइट्रोजन बेसिस है। नाइट्रोजन बेसिस से वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो बायोलॉजी स्टूडेंट है वो अच्छे से जानेंगे, यूपीएससी स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये चीज़ पढ़ना है। अगर आपको डीएनए वगैरह इस के बारे में नहीं पता और जानने की इच्छा है या आप पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जब हम साइंस सेक्शन लेकर आएंगे तो डीएनए अच्छे से आपको वहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखिए कि सब में जो जितने भी हम लोग लिविंग थिंग हैं उसमें एक पार्टिकुलर डीएनए है। ठीक है, और डीएनए का मेन बेस क्या है, नाइट्रोजन ही है। तो आप समझ सकते हो कि लाइफ की जो मेन बेस है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकेंड बात कि आप प्रोटीन के बारे में जानते हो। प्रोटीन
प्रोटीन को मतलब कि बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। अब जो प्रोटीन है इसकी जो बेस है, यानी कि ये किस चीज़ से बना हुआ है प्रोटीन, एमिनो एसिड से बोला जाता है। एमिनो एसिड जो है और कुछ नहीं, ये नाइट्रोजन का ही एक कंपोनेंट है, नाइट्रोजन से ही बना हुआ होता है एमिनो एसिड। तो आप नाइट्रोजन का ये भी एक देख सकते हो यूटिलिटी। उसके बाद प्लांट्स के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप प्लांट्स देखते हो, है ना, प्लांट, आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानते होगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वो प्लांट के ग्रोथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एनिमल, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है ही। आप या तो मतलब कि हर्बीवोर्स हैं जो कि सीधे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, हम एनवायरनमेंट जब लेकर आएंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, या फिर जो मतलब कि किसी जानवर जो कार्निवोरस है, जो जानवर को मार के खाते हैं, तो वो उन जानवर को मार के खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो इस तरह से मेनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और प्लांट्स को की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंट। तो सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो ज़्यादातर जो एनिमल किंगडम में हम लोग जो देखते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये सबसे मतलब ये हमारी ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है ऑक्सीजन की। और भी जैसे कि मेडिकल यूज है ऑक्सीजन की आइसोटॉप्स की बात की जाए तो ओजोन इज़ अ काइंड ऑफ आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल को मिलकर बनता है। और ओजोन लेयर की बात आपको पता है कि वो यूवी रेज को डायरेक्ट अर्थ पे आने से रोकता है, जो कि हम अभी आगे के सेक्शंस में भी ओजोन को डीपली देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है, कैसे ओजोन की डिप्लीशन हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से वो अपनी फूड बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज ही जो स्टोर जो होता है फल के रूप में या मतलब कि फूल के रूप में, जो भी है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो वो हम लोग फूड के रूप में हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया इसकी इम्पोर्टेंस प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, इसमें एक फीचर होता है कि जो इंसोलेशन है, जो मतलब कि सनरेज आ रहा है, तो आने टाइम जो है वो सनरेज को तो आने देता है। जो मतलब कि इनकमिंग जो सनरेज है उसके लिए ट्रांसपेरेंट बिहेव करता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं बनता। लेकिन जब अर्थ से जो रेडिएशन यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे, जो कि आगे के लेक्चर में भी देखेंगे हम अच्छे से कि आखिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, सोलर रेडिएशन क्या होता है, जब हीट बजट का जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप देखोगे। तो ये क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, जो अर्थ से जो रेडिएट होता है उसको हीट को ट्रैप कर लेता है और वो बाहर नहीं निकलने देता। इससे क्या होता है कि हमारी अर्थ पे, मैंने पहले ही बताया कि अर्थ एक टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है, जो कि लिविंग लाइफ के लिए काफ़ी फेवरेबल है। अभी लेकिन इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि ग्रीन हाउस का नाम क्यों दिया गया? तो मैंने पिछले लेक्चर में जो कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला जो लेक्चर था उसमें आपको लैटिट्यूड के बारे में बताया था, और वहाँ पे बताया था कि जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, पार्टिकुलर लोकेशन का। अब आप जैसे पोलवार्ड की तरफ जाओगे तो वो जो टेम्परेचर होता है इतनी ठंड होती है कि वहाँ पे पार्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं बन पाता है। ठीक है, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक ग्लास का एक हाउस की तरह बनाते हैं वो लोग,
हाउस की तरह बनाते हैं, उसमें प्लांट रखते हैं, प्लांट की वजह से ही ग्रीन नाम पड़ा है। उससे क्या होता है कि जो सन की जो सन रेज आते हैं वो क्या होता है कि इसमें ट्रैप होकर रह जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती। इससे क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, इसीलिए उसको ग्रीन हाउस मतलब कि इफेक्ट बोला गया। और कार्बन भी वही कार्बन डाइऑक्साइड की भी वही प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसको भी ग्रीन हाउस गैस बोला गया, क्योंकि वो ट्रैप कर रही है। अब जो नेचुरली जो था हमारे अर्थ पे, ठीक है, नेचुरली जो था तो उसकी जो लेयर है वो बहुत थिन लेयर थी। आप ये देखो, ग्रीन हाउस गैसेस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आते, उसमें आपके मीथेन भी आता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आता है और अदर गैसेस भी आते हैं। अब क्या है कि ये सब में प्रॉपर्टी होती है कोई हीट को ट्रैप कर सके, जो कि रेडिएशन अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई है उसको ट्रैप कर सके। तो पहले क्या था कि ये थिन लेयर था, जिससे क्या होता था कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होती थी, उससे कोई धरती को नुकसान नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जिसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, उसके कारण क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा, और जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस के हैं उनके अमाउंट बढ़ा। आप नाइट्रोजन ऑक्साइड देख लो, मीथेन देख लो, इनकी अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि ये जो लेयर है ये और भी थिक हो गई। अब ये जब लेयर थिक हो गई तो जो यहाँ से जो रेडिएट हो रहा था, जो रेडिएशन अर्थ से रेडिएट हो रहे थे, वो उसको और भी ज़्यादा ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा, और वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो धरती की तरफ ही वापस लौट जाएगा। जब ये वापस लौट जाएगा तो क्या होगा कि वो धरती को और भी गर्म कर देगा, और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आजकल बहुत ही चिंता की विषय है हम पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, ठीक है। तो ये रहा, हमने देखा कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूटिलिटी है और उसके कारण कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और उसके कारण क्या क्या चैलेंजेज हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ओजोन। ओजोन को आगे ही बताया मैंने कि इट इज़ ए आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन, है ना, उसी ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है जो कि O2 मतलब कि एक नेसेंट ऑक्सीजन यानी एक पार्टिकुलर सिंगल ऑक्सीजन एंड O2 से मिलकर बनता है, जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा कि मेनली हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन को डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था जो कंपोजिशन में। नेक्स्ट हमने क्या देखा, गैसेस देख लिया हमने। दूसरा था वाटर वेपर। वाटर वेपर के बारे में अगर मैं पूछूं कि आखिर व्हाट इज वाटर वेपर, तो वाटर वेपर एक तो मैं बोलूँ कि मतलब कि है क्या, तो एक गैसियस फॉर्म है ये, ठीक है। इट इज ए गैसियस फॉर्म। किसका? मेरा नहीं, ये गैसियस फॉर्म जो है वो वाटर का एक गैसियस फॉर्म है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है, मैं बोल रहा हूँ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट है अपने एयर में उसी को वाटर वेपर बोलेंगे, क्योंकि जब वो एयर के साथ मिक्स हो रहा है तो वो गैसेस फॉर्म में ही मिक्सअप होगा। तो ये तो आपको एक डेफिनेशन समझ में आ गया कि इट इज गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर, है ना, या इस तरह से कह लें कि दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। नेक्स्ट, और हाँ यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप लोग ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, वो तो होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ना कि वाटर। और हम जब वाटर वेपर की बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये डिपेंड किस किस पे करता है। आखिर हम कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वाटर वेपर बढ़ रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये फैक्टर्स की बात आती है वहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म करने का एक पोटेंशियल एरिया होता है यूपीएससी के लिए। तो आप इसको ध्यान से सुने कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर हाइट हो गया। टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है? तो वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वाटर वेपर भी बढ़ेगा, मतलब कि अमाउंट जो है वहाँ पे एयर में कितना वाटर वेपर है उसकी अमाउंट भी बढ़ेगी, ठीक। नेक्स्ट है कि हाइट के अनुसार कैसे वो चेंज होता है। तो हाइट से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ऊंचाई के साथ एटमॉस्फेयर में जैसे ही आप ऊंचाई पर जाओगे
तो एक पार्टिकुलर ऊंचाई के बाद आपको वाटर वेपर नहीं मिलेगा या बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक जो वेपर है वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई के दायरे में ही होता है, उसके बाद आपको बहुत कम मिलेगा। तो आपने देखा कि हाइट के बढ़ने के साथ साथ वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमने ध्यान रखना कि टेम्परेचर एंड हाइट पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है यूपीएससी 2003 में पूछा था, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लैटिट्यूडनल वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन के लिए आपको मैं ये बता दूँ कि ये देखो कि ये हमारा अर्थ है ना, टिल्टेड है नॉर्थ की ओर, यानी कि ये समर सोलिसिट का ही एक फोटो है, फिगर है। तो समर सोलिसिट में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको मैंने पहला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें क्या बताया था कि समर सोलिसिट यानी कि 21 जून के अराउंड ये क्या होता है, अर्थ जो होता है, अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। आप ये देखो, अब मैंने क्या बताया कि ये टेम्परेचर के साथ इसका सीधा रिलेशन है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर वेपर इंक्रीज होगा। अब देखो इक्वेटर के पास सीधा सीधा ये मतलब कि सनराइज पड़ता है हमेशा, ठीक है, 90 डिग्री पर। यहाँ पे लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर मतलब कि पोल की तरफ जाओगे, है ना, लैटिट्यूडनल वेरिएशन होगा, पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि वाटर वेपर का जो प्रेजेंस होना चाहिए वो इक्वेटर पर होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि ऐसा बुक्स में नहीं लिखा होता है। उसका कारण है कि सबसे ज़्यादा जो वाटर वेपर का जो अमाउंट है जो प्रेजेंट होने का वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये ट्रॉपिकल जोन है, ये पूरे ट्रॉपिकल जोन में ही ये होता है। क्यों होता है ऐसा, हमने इसका आपको डिस्कशन आपको थर्ड लेक्चर में भी मिलेगा। यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच की जो दूरी है, ठीक, इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है कि सन जो है वो ईयर में दो बार यहाँ पे ईयर में 2 बार देखने को सन मिलेगा। सन की रेज की मतलब कि अमाउंट ज़्यादा यहाँ पे 2 बार आपको देखने को, एक बार जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहा होता है और एक बार जब साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा होता है। तो यहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है, तो इंसुलेशन ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इस एरिया में आपको वाटर वेपर की प्रेजेंस ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अब जैसे आप पोल वार्ड जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, मतलब कि टेम्परेचर कम है तो वहाँ वाटर वेपर आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलेगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, एक और चीज़ की 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्म नहीं होते हैं। क्लाउड फॉर्म नहीं होने के कारण क्या होता है कि सनरेज सीधा यहाँ पे इंसुलेशन, डायरेक्ट इंसुलेशन होता है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है। ऑब्स्टेकल इन द सेंस कि कोई क्लाउडी ऑब्स्टेकल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक फेनोमेनन नहीं होती, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है जिसके कारण बारिश और क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होता। तो ऐसे में सन के जो रेज है उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, तो वहाँ भी इंसुलेशन एक बड़े अमाउंट में आता है, इसलिए वहाँ वहाँ भी वाटर वेपर की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बता ही दिया कि लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये मतलब कि लगभग क्या है कि मैंने बताया आगे ही कि कार्बन डाइऑक्साइड के भी बारे में बताया था और वही लागू होती हैं ये वाटर वेपर के बारे में, क्योंकि वाटर वेपर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्या होगा कि जो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होगा। आपको मैंने पहले बताया कि वो उसको आने देता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जो मतलब कि आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब क्या, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई है तो उसको क्या करेगा, वो ट्रैप करेगा। उसके लिए कम ट्रांसपेरेंट रह जाता है तो उसको ट्रैप करेगा। इससे पता चलता है कि दिस इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस। ओके, नाउ जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने की बात कर रहे थे 2003 का यूपीएससी में पूछा हुआ, पीटी में पूछा हुआ 2003 का क्वेश्चन है, जिसमें पहला असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन था
क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड, पहला ऑप्शन जो एसर्शन है। दूसरा रीजन इसके बारे में क्या दिया हुआ है, द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अगर रीजन की बात करूँ तो ये साफ आपने यहाँ देखा कि हाँ ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि रीजन में कोई गड़बड़ी नहीं, रीजन सही है। लेकिन एसर्शन क्या सही है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड। अभी मैंने आपको जस्ट लैटिट्यूडनल वेरिएशन बताया, और लैटिट्यूडनल वेरिएशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब कि बढ़ रहा था वैसे वैसे वहाँ पे वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा था, और टेम्परेचर जैसे डिक्रीज हो रहा था वाटर वेपर का भी अमाउंट डिक्रीज हो रहा था। तो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ही तो वाटर वेपर है, तो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड, यस दिस इज राइट, एंड द रीजन इज द टेम्परेचर, यस दिस इज ऑल्सो राइट। सो अगर आप ऑप्शन टाइप में देखोगे तो जो ए ऑप्शन होता है उसमें लिखा होता है कि assertion यानी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये करेक्ट रीजन भी है और दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो क्वेश्चन है आप यहाँ देखो, ये क्वेश्चन में मतलब कि मैंने बहुत लड़कों को कंफ्यूज होते देखा है, यहाँ तक कि जो पीएचडी होल्डर हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यूपीएससी क्या होता है ना कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली आपको इजी दिखाई देंगे एंड यू विल गो फॉर इट। डेफिनेटली जब आप एग्जाम में होगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने कई एक बार पढ़ा है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे छोड़ सकता हूँ। एक ईगो वाली बात आ जाती है कि हाउ कैन आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन, आई हैव रेड मल्टीपल टाइम्स, ये मतलब कि आप कंसेप्ट मल्टीपल टाइम्स का देख चुके। लेकिन आप देखो ये 2012 का प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर बच्चों ने क्या गलती की थी वो मैं आपको बताऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा करेक्ट आंसर का। यहाँ बच्चे क्या, यहाँ तक कि बहुत सारे जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी आप गलत आंसर देखोगे, लेकिन यूपीएससी ने जो आंसर रिलीज किया था वो अलग था। इसीलिए जो बाकी जो बुक बैंक की जो मैं ये क्वेश्चन बैंक की जो बात कर रहा हूँ उन्होंने आंसर गलत क्यों दिया था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था कि नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज। ठीक, आप जानते हो ये हम एक्चुअली हीट बजट वाले भी चैप्टर में यानी हीट बजट वाले भी लेक्चर में देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो भी मतलब कि अर्थ के से ऊपर की ओर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक, ये अभी आपको मैंने जो लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में नेक्स्ट जो समझाने जा रहा हूँ उसमें ट्रोपोस्फेयर में आप देखोगे वो जनरली डिक्रीज होता है। अब इसने बोला कि उसका रीजन क्या है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, लेकिन वाई ये नहीं लिखा हुआ है, वो सीधे लिखा कि दैट इज ड्यू टू द नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन यहाँ पर देखो नेचर क्या है, बिकॉज पर गया है, वाई पर गया है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है एंड बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में भी मेंशन नहीं है। सो कीप वाचिंग मैत्रेय एजुकेशन हब, आपको यहाँ पे रीजन के साथ और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जो पहला ऑप्शन है, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या मतलब कि जो एटमॉस्फेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ सरफेस के द्वारा ही हीट किया जा सकता है, गर्म हो सकता है, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि अपर एटमॉस्फेयर में क्या मॉइस्चर यानी वाटर वेपर क्या ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन है द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, कि जैसे हम ऊपर मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या एयर कम डेंस है, उसके कारण टेम्परेचर ऐसा हो मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं तो ऐसे अभी बताने वाला हूँ, लेकिन अपने मन में कैलकुलेट करके रख सकते हो और फिर उसको मैच करके देखना, मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या आपने सही सोचा था कि गलत सोचा था। देखो मोस्ट ऑफ द आंसर जो आप मतलब क्वेश्चन बैंक में देखोगे, क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया हुआ है वो है सी 1 और 3, लेकिन ये जो आंसर है ये गलत आंसर है। यूपीएससी ने जो आंसर दिया वो था ओनली 1 इज करेक्ट।
आप बोलोगे, आप मेरे से डिबेट कर सकते हो कि एयर जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते हैं एटमॉस्फेयर के, ऑब्वियस सी बात है कि यार वो मॉलिक्यूल्स ना, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते जाते हैं, लेस डेंस होते जाता है एयर। जब लेस डेंस होगा तो ये जो रेट ऑफ जो कॉलिजन है दो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो जाएगा, और जब वो कम होगा, कॉलिजन का जो रेट कम होगा, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉलिजन से ही तो टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन यूपीएससी ने इसको सही ऑप्शन नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? तो आप देखो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से फोकस करो। यहाँ पर एक वर्ड है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली भी फोकस करो। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसने नॉर्मल सिचुएशन की बात की कि अगर हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसने ये बताया है। यानी कि जब ये बता रहा है नॉर्मली ऐसी चीज़ें, ये चीज़, तो अगर कोई, अभी मैं आगे भी बताऊंगा वो लेयरिंग, अगर किसी ने लेयरिंग पढ़ रखा है, ट्रोपोस्फेयर ये सब की बात, तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, कौन सी लेयर की बात कर रहा है? वो पार्टिकुलरली ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे तो इसने स्टेटमेंट ही दे दिया है ना कि टेम्परेचर डिक्रीजेज, नॉर्मली बोला है, तो यानी दिस इज टॉकिंग अबाउट पार्टिकुलरली ट्रोपोस्फेयर। ओके, अब देखो ट्रोपोस्फेयर में मॉलिक्यूल्स जो हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स उतनी हाइट पर, उतने ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं जा पाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ तक तो ग्रेविटी काम करती है, वो अट्रैक्टेड की वह डेंस होता है एयर, तो इसके कारण लेस डेंस कैसे हो जाएगा? इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत था। अगर ये मीजोस्फेयर की बात करता तो वहाँ के लिए ऑप्शन सही था, लेकिन द की वर्ड वॉज द नॉर्मली और टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी ये ट्रोपोस्फेयर की बात करें। ट्रोपोस्फेयर में एयर जो है लेस डेंस नहीं होता, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन 2 क्यों रॉन्ग था? देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। अभी मैंने आपको बताया वाटर वेपर में कि 90% ऑफ जो मॉइस्चर है वो 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही रह जाता है, हाइट में मतलब कि 5 किलोमीटर हाइट पे ही रह जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता। तो अपर एटमॉस्फेयर में कैसे ज़्यादा होगा मॉइस्चर? तो ये गलत था। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहाँ पे ओनली वर्ड पे ध्यान देने वाली बात है। लोग इसको ना एक्सट्रीम वर्ड्स मतलब कि स्टेटमेंट सोच के गलत कर देते हैं, सोचते हैं कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सनरेज आ रही है उसके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो एक ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपेरेंट है उसके लिए, लेकिन जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है यानी अर्थ से जब वापस लौट रहा है तो उसके लिए वो लेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जब लेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो कुछ किरणें वो फंस के रह जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, उसी से ये मतलब कि एटमॉस्फेयर हीटअप होता है, ठीक है। अगर कुछ अमाउंट अगर होता होगा वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये ओनली देना ये सही था। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक। प्रॉपर्टीज हमने देख लिया। नेक्स्ट था कंपोजिशन में पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर में आप लोग क्या क्या देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन्स यानी कि जो कि फ्लावर्स से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं वो हैं। स्मोक एंड सूट है ना। वोल्केनिक एसेस है। ह्यूमन जनरेटेड जैसे कि स्मोक हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पे चल रहा है उससे पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के इमिशन से जनरेट होते हैं, इंडस्ट्रियल मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि जिससे पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है। आपने पीएम के बारे में सुना होगा, पीएम प्राइम मिनिस्टर, नो, इधर पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मतलब ठंड के मौसम में देखा होगा दिल्ली में, खास करके दिल्ली वाले एरिया में, वहाँ पे 2.5 देखते हैं कि बढ़ गया है ना, 10 बढ़ गया है। तो ये मतलब कि एक तरह से ये पार्टिकुलेट मैटर, इसका साइज है कि कितने साइज का है। 2.5 देखो काफ़ी कम है, तो ये हमारे ब्लड मतलब कि वेसल्स में भी ये मिक्सअप हो जाता है कुछ, जो कि काफ़ी खतरनाक है। वो ये जो पार्टिकुलर चीज़ें इसको मैं डिटेल में इन्वायरमेंट का जो जब सेक्शन ज्योग्राफी खत्म होगा इन्वायरमेंट में आऊँगा तो उसमें डिस्कस करूँगा ही। अभी समझ लो कि जो पार्टिकुलेट मैटर से यानी डस्ट पार्टिकल्स है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, पोलेंस है, ये सब है। अब ये जो डस्ट पार्टिकल है, पार्टिकुलर जो डस्ट पार्टिकल्स है जो पार्टिकुलेट मैटर से उसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो वो स्कैटरिंग में काम आता है, ठीक। ये जो देख रहे हो ये गोलू है हमारा, ये गोलू यहाँ पे खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है कि इसने देखा सन को, देखा सन एक्चुअली ओरिजिन से नीचे जा चुका है, सनसेट मतलब कि होने वाला है, लेकिन इसको अभी क्या दिखाई दे रहा है, सन की पोजीशन ये दिखाई दे रही है,
कि अभी भी मतलब कि नीचे नहीं गया है, ओरिजिन से नीचे नहीं गया, अभी सनसेट नहीं हुआ। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है गोलू को? क्योंकि जो रेज सन से आ रहे हैं वो डस्ट पार्टिकल के कारण वो क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो जा रहे हैं, स्कैटर होकर यहाँ पे आ रहा है। तो जो इसलिए जो अपेरेंट पोजीशन इसको नज़र आ रहा है वो सन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब सनसेट होता है, जब सनराइज होता है, उस टाइम में भी आपने देखा होगा कि आसमान रेड होता है सनसेट एंड सनशाइन के मतलब कि दरमियान। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकुलरली जो और भी जो लाइट के कलर हैं, जैसे विवग्योर आपने पढ़ा होगा, तो बाकी लाइट्स को वो स्कैटर कर देता है डस्ट पार्टिकल, और रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, उसके कारण वो स्कैटर नहीं हो पाती। तो हमारे जो आइज़ में जो कलर आता है वो रेड ही आता है, इसलिए रेड दिखाई देता है। ठीक है, और मतलब कि जो दोपहर के टाइम आपने देखा होगा कि आसमां जो है, जो स्काई है, वो मतलब कि पार्टिकुलरली ब्लूइश दिखाई देगा या वाइटिश दिखाई देगा। वो इसलिए कि पार्टिकुलर वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्कैटरिंग होती है कि बाकी लाइट्स कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं और हमें ब्लू दिखाई देता है। तो ये एक चीज़ हो गया, पार्टिकुलेट मैटर स्कैटरिंग का काम करती है। सेकंड, जो सॉल्ट पार्टिकल्स पार्टिकुलरली किस चीज़ के काम आते हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में काम आती है। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस क्या है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस क्या है? तो ये जब आप मतलब कि आपको मैं प्रेसिपिटेशन जो चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें रेनफॉल पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि जो ये क्लाउड के फॉर्मेशन में काफ़ी काम आता है। इसके ही अराउंड जो है वो वाटर वेपर स्टिक होते हैं और एक मतलब कि पर्टिकुलरली मतलब कि ड्रॉप के फॉर्म लेते हैं और क्लाउड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सॉल्ट पार्टिकल्स जो है वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है रेनफॉल के लिए। ठीक है, तो ये हमने पार्टिकुलर मैटर की इंपॉर्टेंस देखी। अभी मैंने जैसे आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था क्वेश्चन को डिस्कस करते समय, वो मतलब कि एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है जो अभी हम देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को हम लोग देखो, बहुत सारे जो मतलब कि ट्यूटर होंगे यूट्यूब पर भी या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखोगे तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 ऑन द मतलब कि 4 बेसिस बताते हैं। पहला बताते हैं टेम्परेचर बताते हैं, केमिकल कंपोजिशन बताते हैं, रेडिएशन बताते हैं, मतलब कि जो आयोनाइजेशन बताते हैं। लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही मतलब कि बेसिस इंपॉर्टेंट है। वो है एक मतलब कि टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी थर्मल का टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। बाकी जो 2 चीज़ें हैं टेम्परेचर के कारण ही आयोनाइजेशन होता है। और केमिकल कंपोजिशन में भी आप देखोगे कि एक पार्टिकुलर हाइट के बाद जब केमिकल स्ट्रक्चर में उसको तोड़ेंगे तो वो टेम्परेचर का ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहले जो लेयर आती है वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट लगभग मतलब कि 0 to 12 किलोमीटर हम लोग मेजर करते हैं, यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद ट्रोपोपॉज आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। और जितनी भी जो मतलब कि आप जो यहाँ पे देखोगे क्लाउड का पिक्चर बना हुआ है, इसलिए है क्योंकि जितनी भी जो क्लाइमेटिक फिनोमेनन है वो सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। जो रेनफॉल होता है, जो विंड चल रही है वो मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में लगभग मतलब कि जो क्लाउडी लेस होता है और विंड मूवमेंट नहीं होता वहाँ पे। इसलिए आप देखोगे कि जो कि हॉट एयर बलून जो है या फिर एयरक्राफ्ट मतलब कि जो एरोप्लेन है उसकी जो मूवमेंट है वो लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। मेसोस्फेयर में मेटेरोइड्स की घटनाएं घटती हैं। थर्मोस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को भी देख सकते हैं। जियोस्फेयर में अब सैटेलाइट्स प्लेस किया जाता है। उसको अब डिटेल से भी हम लोग देखेंगे आगे हम लोग जैसे देख लें। जैसे टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो, एक ट्रिक का याद रखो, डी। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे जो ट्रोपोस्फेयर में उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर पहले डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ से ये डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर माइनस में चला गया। उसके बाद फिर क्या होगा कि ट्रोपोपॉज में हम लोग देखें कि स्टेगनेंट रहेगा। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर बहुत साइंटिस्ट सब में
क्या है कि मतभेद है, डिफरेंट जो मतलब कि आपस में ही मतभेद है साइंटिस्ट में। कोई ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बोलता है कि यहाँ पर ना टेम्परेचर स्टैटिक होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता। कोई बोलता है कि यहाँ पे इंक्रीज होता है, और इसीलिए इसका नाम मतलब कि जो स्टैटिक होता है इसलिए इसका नाम स्ट्रेटोस्फेयर रखा गया है, यानी कि समताप मंडल। हिंदी वाले स्टूडेंट समझ जाए, समताप मंडल। और लेकिन अगर मैं यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग यूपीएससी के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो वो पार्टिकुलरली ये कंसिडर करता है यूपीएससी, और वो ऐसा क्यों करता है उसके भी रीज़न बताऊंगा। पार्टिकुलर कंसिडर ये करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये वाइडली एक्सेप्टेड भी है। वो इसलिए कि स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग जब देखेंगे कि वहाँ पे ओजोन की लेयर है। ओजोन की लेयर क्या करती है भाई, तो यूवी रेज को आने से रोकती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। वो यूवी रेज को जब एब्जॉर्ब करेगी तो एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा, वो मतलब कि टेम्परेचर उसकी इंक्रीज होगी, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। उसके बाद मेसोस्फेयर में देखा हमने कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और फिर थर्मोस्फेयर में मतलब कि इन्फिनाइटली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, फिर भी हम अपने सैटेलाइट वहाँ प्लेस करते हैं, तो 7000 डिग्री सेल्सियस में तो हर चीज़, जो भी मटेरियल है, जो भी मतलब कि मेटल है, वो तो पिघल जाएंगे, फ्लूइड बन जाएंगे। लेकिन हमारे सैटेलाइट्स जो है उतने ऊंचाई पर, उतने मतलब कि 7000 डिग्री सेल्सियस में भी कैसे सस्टेन कर जाते हैं। अगर आप सोच नहीं पा रहे तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, है ना, पेशेंस रखें। अब पार्टिकुलरली हर एक स्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे क्या चीज़ कैसे वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ये अर्थ के सबसे नज़दीक है और सारी घटनाएं यहीं घटती हैं, तो इसलिए ये काफ़ी हमारे स्टडी पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपको सबसे नज़दीक होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह होगा, तो सबसे ज़्यादा रिसर्च ट्रोपोस्फेयर के बारे में ही किया गया है, और सबसे ज़्यादा जानकारी हमें ट्रोपोस्फेयर के बारे में ही है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक घटनाएं घटती हैं और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि ऑल वेदर फेनोमेना ना कर, यार अभी मैंने बताया कि सारी वेदर फेनोमेना यही घटती है। सेकेंड यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि विद द इंक्रीज इन हाइट, है ना, टेम्परेचर डिक्रीजेज, और वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1000 मीटर में वो, जैसे आप 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो 6.5 डिग्री हर एक 1000 मीटर के बाद 6.5 डिग्री का डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर का, यानी कि हर एक किलोमीटर में 6.5 डिग्री का डिक्रीमेंट आ रहा है। ये बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट भी बोला जाता है, कि जैसे आप हाइट अटेंड कर रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट वेरिएशन है वो कैसे हो रहा है, कि कहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे सबसे कम है। तो इक्वेटर पर इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इक्वेटर पर इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखो कि 16 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई होती है। अगर आप इक्वेटर पर खड़े हो, वहाँ से मतलब कि आप अपने सर के ऊपर जो भी ऊंचाई आप माप सकते हो, तो 16 से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट होगी ट्रोपोस्फेयर की। लेकिन जैसे आप पोलवर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हो, तो पोल की तरफ बढ़ रहे हो, तो उसकी जो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि वर्टिकल हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप पोल के पास देखोगे कि एवरेज 6 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर की हाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखते हो कि इक्वेटर पे क्या है कि सबसे ज़्यादा इंसोलेशन इक्वेटर पर पड़ रहा है। इंसोलेशन यानी कि सन की रेज सबसे ज़्यादा वहाँ पड़ी है, तो सबसे ज़्यादा हीटअप जल्दी वहाँ की इन्वायरमेंट होगी। हीटअप होने के कारण क्या होगा कि जो गैसेस है वो हल्के होकर ऊपर उठेंगे, और ट्रोपोस्फेयर क्या है कि एटमॉस्फेयर का पार्ट ही तो है, यानी कि गैसेस है वहाँ पे, तो और ऊपर उठेगा, इसलिए इक्वेटर पर हाइट इसकी ज़्यादा होती है। ठीक, अब देखते हैं टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहा है, तो मतलब कि आप देखो, आपसे मैं पूछूं कि इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर की जो टेम्परेचर, अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हाइट के साथ जाओगे आप तो ऊपर, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा। तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होगा टेम्परेचर कि सबसे लो होगा, तो रिलेटिवली क्या होगा, इक्वेटर पर लो होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होती है।
तो भाई जब हाइट सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे हो गई तो आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर भी क्योंकि 6.5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो रहा है पर किलोमीटर, और वहाँ 16 किलोमीटर आप कवर करोगे, यहाँ तो लगभग 8 किलोमीटर ही कवर कर रहे हो, तो यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा ना यहाँ, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है इक्वेटर पर वो लो होता है और पोल पर रिलेटिवली हाई होता है। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं सीजनल वेरिएशन, कि ट्रोपोस्फेयर में सीजनल वेरिएशन कैसे हो रहा है उसके मतलब कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो सीजन के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो अगर कोई एक पार्टिकुलर एल्टीट्यूड ले लो आप, ठीक है, ये जैसे कि अर्थ है, अगर कोई एक पार्टिकुलरली आप एल्टीट्यूड ले लो, ये जैसे इक्वेटर है, यानी मान लो कि यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ है, तो अगर इस पार्टिकुलर एल्टीट्यूड मतलब कि लैटिट्यूड की बात करूँ, एक पार्टिकुलर लोकेशन की बात करूँ, तो क्या होता है कि समर में क्या होगा कि इसकी हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर की वो इंक्रीज हो जाएगी, और विंटर में इसी पार्टिकुलर लोकेशन की क्या होगी, जो रिलेटिवली जो हाइट है ट्रोपोस्फेयर की वो विंटर में डिक्रीज हो जाएगी। एक्चुअली मैं अभी तक ट्रोपोस्फेयर मैं बोलते आ रहा हूँ, एक्चुअली जो करेक्ट टर्म होगा वो ट्रोपोस्फेयर नहीं ट्रोपोपॉज होगा, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर तो पूरी मतलब कि हो गई ना, क्योंकि जो इंड जो है वो ट्रोपोपॉज ही तो है, अभी मैंने बताया था आपको, तो उसकी जैसे हाइट बढ़ेगी यानी ट्रोपोस्फेयर की हाइट बढ़ रही है, तो मतलब कि जो सबसे जो इंड जो पॉइंट है अगर उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो यानी कि पूरे ट्रोपोस्फेयर की हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि समर में क्या, जैसे कि जो ट्रोपोस्फेयर हमने देखा, अभी आपको मैंने दिखाया जो लेयर दिखाया, अभी दिखाऊंगा, जैसे कि अर्थ है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, तो जिसका जो इंड जो है वो मैंने बताया क्या कि वो ट्रोपोपॉज है। ठीक, तो जो मेजर करेंगे हम ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई तो अर्थ सरफेस से लेकर ट्रोपोपॉज तक ही करेंगे ना, क्योंकि वहीं तक ट्रोपोस्फेयर है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इंक्रीजेज, इट मीन्स दैट ट्रोपोपॉज और ऊपर की ओर जा रहा है ना, इक्वेटर पर, मतलब कि उसकी हाइट ज़्यादा है ट्रोपोपॉज की, तभी तो इंटायर मतलब कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज़्यादा है। तो ये चीज़ है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पर ज़्यादा जा रहा है, यानी कि ट्रोपोपॉज की भी वही बात होगी कि ट्रोपोपॉज की हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा है। समर में क्या होता है कि समर में क्या होगा कि जो एयर्स जो हैं, जो एयर डेंसिटी है, ठीक है, एयर जो डेंसिटी है वो क्या होगा, हीटअप होगा, एयर फैलेगा तो और ऊपर की तरफ हल्का होगा, हीट होने के कारण क्या होगा, एयर हल्का होगा, उसकी वेट कम होगी तो उसकी ग्रेविटी जो पहले खींच रहा था जितनी ग्रेविटी से उतनी ग्रेविटी से नहीं खींचेगा अर्थ की तरफ। तो समर में इसलिए क्या होता है कि ये थोड़ा सी इसकी हाइट और बढ़ जाती है और ये ऊपर की ओर चल जाता है, तो इसलिए हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज इंक्रीजेज इन समर ऑन द पार्टिकुलर पॉइंट ऑन द पार्टिकुलर लैटिट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन भी होता है। ठीक है, तो पार्टिकुलर अगर लैटिट्यूड की बात करें तो समर में इंक्रीज होगा, विंटर में डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, यहाँ पे ध्यान से देखना, और इस पर एक क्वेश्चन है, यूपीएससी ने जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, उसको मैं डिस्कस करूंगा, और मतलब कि इसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने गलत मार्क किया है, आप देखना शायद आप सही जवाब दे पाओगे कि नहीं। स्ट्रेटोस्फेयर की एवरेज जो हाइट है, एवरेज जो लिमिट है वो 50 किलोमीटर है ना। ये जो है वो डिवॉइड ऑफ मेजर वेदर फेनोमेनन है, पहले भी मैंने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताया, इसलिए क्या है वो एयर के जो क्राफ्ट हैं वो वहाँ पर एयर जेट क्राफ्ट जो वहाँ पर मतलब कि ट्रैवल करते हैं वहीं पर उड़ान भरते हैं, उसके बाद फिर वो नीचे आते हैं ट्रोपोस्फेयर में आते हैं लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेनली, लेकिन हम ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई क्लाउड ही नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे साइरस क्लाउड प्रेजेंट है, जो लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे साइरस क्लाउड प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे फीबल विंड्स भी होते हैं। फीबल विंड्स का मतलब क्या, वीक विंड्स होते हैं, मतलब कि बहुत कमज़ोर विंड्स होते हैं, और क्लाउड भी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर की टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं लोग कि इंक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है कि मतलब कि किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि ओजोन लेयर है वहाँ पे। आप लोअर पार्ट ऑफ द जो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे मैक्सिमम लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगी, यानी कि बिटवीन 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर्स में आपको ओजोन लेयर्स की मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहाँ पे मिलेगा। ओजोन लेयर क्या है, मैंने आखिर पहले ही बताया आपको कि दिस इज आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन विद द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज द ओजोन।
ओजोन एक मतलब कि ब्लू पंजेंट स्मेल वाला एक गैस है। O3 इसका फॉर्मूला है। उस क्या होता है कि अर्थ जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है, जो यूवी रेज हैं, उसमें यूवी रेज क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट, और ये किस में स्प्लिट कर देते हैं? O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन की मतलब कि एक पार्टिकुलर अलग कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है। तो O2 एंड O में इसको चेंज कर दिया। अब O2 एंड O फिर क्या करता है कि फिर दोनों कंबाइन होके ना फिर से ये O3 बना देते हैं, है ना। एक रेट होता है ये अपना बनाने के, पार्टिकुलरली एक नॉर्मल रेट पर, ये रेट पर यूवी रेज से ये टूटते रहते हैं और फिर कंबाइन होकर फिर से ऑक्सीजन में ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि एक तो नेचुरल फोर्स ये यूवी रेज काम कर ही रहा था, लेकिन क्या हुआ कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जो कि हम लोग फ्रिज में या फिर अपने एसी में जो फिर हेलोजन गैसेज यूज़ कर रहे हैं जो कूलेंट के लिए, जो CFC गैसेज जो बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको यूज से या फिर उसमें क्लोरीन कंटेंट होता है, उससे क्या होता है कि इसकी जो टूटने की जो रेट है, यानी कि जो स्प्लिट जो हो रहा है ऑक्सीजन O2 एंड O में जो स्प्लिट हो रहा है, वो इस स्प्लिटिंग का जो रेट है वो बढ़ जाता है। स्प्लिटिंग का रेट बढ़ गया, एक तो पहले नेचुरल एजेंट काम कर रहा था, ऊपर से जो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण और बढ़ गया रेट, लेकिन इसकी कंबाइन की रेट तो वही है। इसके कारण क्या होता है कि जो ओजोन की जो डिप्लीशन है उसकी रेट इंक्रीज हो जाती है, और वो क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में वो भर नहीं पाता फिर से। इसीलिए आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कि ओजोन होल की बात की जा रही है, ठीक है, यही कारण है। इन्वायरमेंट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसे भी और भी डिटेल से समझेंगे। इस पर कौन कौन सी कन्वेंशन हुई है, क्या इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके बारे में भी हम लोग इन्वायरमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं जो पार्टिकुलरली जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, यूपीएससी की जिस क्वेश्चन के बारे में 2011 का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था, ये क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ो। 2011 का क्वेश्चन है, पीटी में पूछा गया था, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। क्यों मतलब कि इतनी आसानी से एंड स्मूथली एयरक्राफ्ट जो हैं, जेट एयरक्राफ्ट, वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में स्मूथली फ्लाई कर रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन था कि देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। आप बताओ ये सही है ऑप्शन या गलत। अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ द फीवर विंड्स एंड द साइरस क्लाउड। इससे देखने से के बाद तो यही लगता है कि दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है देयर आर नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, कि कोई मतलब कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में कोई वर्टिकल विंड नहीं है। अब बताओ अगर ये देखा जाए ढंग से तो यहाँ पर जो बुक्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि वहाँ पे फीवल विंड्स भी है और साइरस क्लाउड भी है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़े या फिर सविंदर सिंह पढ़े या कोई भी मतलब कि जो स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़े तो वो ये दोनों ऑप्शन को गलत कर देगा। लेकिन यूपीएससी ने जो आंसर दिया था वो क्या है कि बोथ आर करेक्ट। अब ऐसा कैसे है, आप खुद बोलोगे कि आपने खुद पढ़ाया कि यहाँ पे साइरस क्लाउड होता है एंड फीवल विंड्स होता है, फिर आप ये दोनों स्टेटमेंट को कैसे सही कर रहे हो। तो आप ध्यान से समझो इस चीज़ को, ऑप्शन को फिर से ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन क्या है, देयर आर नो क्लाउड और बाद में क्या लिखा, और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब मैंने क्या बोला कि जितनी भी मौसम की घटनाएं घटती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में घटती हैं, यानी कि जो बारिशें होंगी तो ट्रोपोस्फेयर के क्लाउड के कारण होगी। और अगर किसी ने प्रेसिपिटेशन चैप्टर पढ़ा है पहले से, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ मैत्री एजुकेशन हब पर मैं वो भी लेक्चर लेकर आऊँगा। मतलब कि फुल ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, यानी कि फुल मैं ज्योग्राफी क्या फुल यूपीएससी कोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो कि जो ट्रोपोस्फेयर में होता है, मैंने आगे बताया कि जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा कि निम्बस जो क्लाउड्स होते हैं, क्ल्यूमनी निम्बस क्लाउड, जो मतलब कि बिल्कुल काले बादल होते हैं, उनके कारण वो आप देखना कि कभी आप खुद भी देख सकते हैं इसको कि जब बारिश का मौसम होगा तो काले बादल वो कितनी नज़दीक होते हैं, है ना, यानी कि वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। अब इसने बताया कि नो क्लाउड और उसके बाद बोला वाटर वेपर की बात कर रहा है। वाटर वेपर के पास जब समझा रहा था ऊपर के स्लाइड्स में, तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर आर प्रेजेंट विद इन द 5 किलोमीटर ऑफ हाइट।
स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई क्या है, अप टू 50 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे तो वाटर वेपर हो नहीं सकता, ठीक है। तो यानी कि स्टेटमेंट सही बोल रहा है, यानी ये जो क्लाउड की बात कर रहा है ये साइरस क्लाउड की नहीं बात कर रहा है, क्योंकि साइरस क्लाउड के कारण मतलब कि वो नहीं हो, बारिश नहीं होती, वो क्यूमुलोनिम्बस कारण जो क्लाउड्स है उसके कारण बारिश होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जिन्होंने क्लाउड नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल चिंता ना करें, उसकी लेक्चर हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या था, सही था कि देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अभी हमने देखा कि वाटर वेपर 5 किलोमीटर के एरिया में मतलब कि हाइट में ही होता है, तो यानी कि यहाँ पे तो कोई वाटर वेपर होने की कोई बात ही नहीं है, और यही तो स्टेटमेंट बोल रहा है। और ये वाटर वेपर और क्लाउड को अगर साथ में पढ़ा जाए तो ये साइरस क्लाउड के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख रहे हो कैसे इंटरप्रेट किया जाता है यूपीएससी के क्वेश्चन के, आपने पढ़ा है, आपने बार बार पढ़ा है, फिर भी आप गलत करके आओगे। यही इंपॉर्टेंस है मैत्रेय एजुकेशन हब की कि आपको बारीकियों को समझाया जाए, यूपीएससी की बारीकियों के आप समझो और खुद से इंटरप्रेट करना सीख जाओ। बड़े बड़े कोचिंग्स में आपको सिर्फ मतलब कि क्या करते हैं वो कंसेप्ट और जस्ट रटवाने पे फोकस करते हैं या जल्दी से सिलेबस का कंप्लीट करवाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि भाई अपने क्लास को फिर से भरना है। जब आप खाली करोगे तभी तो दूसरा बैच भरेगा, तो वो जल्दी से ख़त्म करवा के और फिर दूसरा बैच लाना चाहते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल हैं कि जो बहुत बड़े हो गए हैं, स्टार्टिंग तो उन्होंने फ्री लेक्चर से किया था, लेकिन अब पेन ड्राइव कोर्स देते हैं, जो कि मुझे मतलब पार्टिकुलरली एक एथिकल नहीं लगता है। सेकेंड ऑप्शन जो है, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे मैंने बताया था कि देयर आर वीक विंड्स, एंड वीक विंड्स आर नॉट द वर्टिकल विंड्स, दैट आर द ओरिजेंटल, मतलब कि एक वीक विंड होते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो मतलब कि मेजर कोई वर्टिकल विंड वहाँ पर नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट था, यानी कि बोथ ऑप्शन वाज करेक्ट, ऑप्शन सी वाज करेक्ट, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेयर देखते हैं, मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर जो कि एक्सटेंडेड है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर था, उसके बाद मेजोस्फेयर आता है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। मेजोस्फेयर में क्या है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, मैंने वो आपको बताया था डी वाला, कि पहले क्या हो रहा है कि ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हुआ, फिर मेजोस्फेयर में डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर आखिर डिक्रीज क्यों हो रहा है, वाई। मैंने आगे बताया कि यूपीएससी वाई पे बहुत क्वेश्चन पूछे। आप देखना, आपने देखा 3 क्वेश्चन देखा, तीनों क्वेश्चन में वो एक में रीजन डाला, दूसरे में बिकॉज, तीसरे में बिकॉज एक्सप्लेनेशन डाला। तो ये वाई पर काफ़ी फोकस करता है। तो यहाँ टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो एयर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हो जाती हैं, किसके कारण, सन के रेडिएशन के कारण, जो हीटअप होकर बहुत दूर फैल जाती हैं, तो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, कोलाइड रेट कम हो जाएगी। ये मेजोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर में हमने क्या देखा था कि वो नहीं हो पाता है, इतनी दूर नहीं जा पाते कि कोलाइड ही ना करे या बहुत देर में कोलाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब कि जो डेंसिटी है जो एयर की वो कम हो जाती है, वो आपस में बिल्कुल अपार्ट हो जाते हैं, जिससे कोलिजन नहीं होता। कोलिजन नहीं होगा तो टेम्परेचर, कोलिजन का रेट मतलब कि नहीं होने से मतलब है कि काफ़ी कम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए मेजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको वो फिगर में भी आपने देखा था कि मेटेरियल्स की घटनाएं घटती हैं, ये एक्चुअली फैक्चुअल चीज़ है। नेक्स्ट जो लेयर है वो थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में को हम डिवाइड करते हैं आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में। आयोनोस्फेयर जो है 80 किलोमीटर तो 640 किलोमीटर तक की इसकी मतलब ऊंचाई होती है आयोनोस्फेयर की। आयोनोस्फेयर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन के कारण यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल हैं वो सोलर रेडिएशन के कारण आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने का मतलब है कि वो अपने जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्म है उससे स्प्लिट हो जाते हैं और एक आयन का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए ये आयोनोस्फेयर बोला जाता है। नेक्स्ट जो है एक्सोस्फेयर, 640 किलोमीटर तक आयोनोस्फेयर है, और बियॉन्ड 640 किलोमीटर आप और कहीं मतलब कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तक एक्सोस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर पार्टिकुलरली 5500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो जाता है। आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको पता हो कि वहाँ पे सैटेलाइट्स अवेलेबल होते हैं तो उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, उसका आपने क्या आंसर सोच लिया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आयोनिक लेयर्स की बात, आयोनोस्फेयर में मैंने बताया कि ये मतलब कि आयंस में टूट जाते हैं। वो टूटने के कारण हर एक आयन, जैसे कि लेयर में क्या है कि एक डोमिनेंट
गैसेस होते हैं जो कि अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म से स्प्लिट होके आयंस बनते हैं। उनके आयंस बनने के कारण ही मतलब कि एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के कारण अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि वो डी लेयर में, ई लेयर में, एफ लेयर में, जी लेयर में, जनरली आप बुक्स में डिवीजन देखोगे कि इस लेयर में डिवाइड किया गया है। डी लेयर जो है उसकी पार्टिकुलर जो खासियत क्या होती है कि वो जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब ये पार्टिकुलर ये हमें यूज कहाँ आएगा, तो जहाँ से हमें मान लो कि ऐसी चीज़ है कि हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल चाहिए, है ना। मतलब कि जो हम लोग देखते हैं कि एफएम रेडियो या फिर टेलीविज़न के लिए तो चाहिए, तो हमें क्या करना होगा कि वहाँ पर वो सैटेलाइट को पार्टिकुलर इस रीजन में, इस लेयर में प्लेस करना होगा, और ये एब्जॉर्ब कर लेता है मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी को। अब मैंने आपको बताया कि सन के रेडिएशन के कारण, सन के मतलब कि जो प्रकाश है उसके कारण ही ये आयोनाइज हो रहा है। तो जब आयोनाइज होकर ये लेयर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब कि सन के रेज से ये आयोनाइज होकर ये लेयर फॉर्म हो रहा है, तो सनसेट के बाद क्या हो जाएगा, ये डिस्पेयर भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि इट डिसअपियर विद द सनसेट। ठीक है, ये तो हमने डी लेयर की देख ली। मैंने बताया था कि हर एक लेयर की अपनी एक खास प्रॉपर्टी है और एक खास गैसेस मॉलिक्यूल की स्प्लिट आयोनाइज होने के कारण बना है। डी लेयर देख लिया हमने। ई लेयर में क्या होता है, उसमें वो लो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, यहाँ पे ये मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, किसका, रेडियो वेव्स के, बैक टू द अर्थ की तरफ वापस ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ये जो है पार्टिकुलरली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन के कारण बनता है। और ये आयोनाइजेशन कैसे होता है, सन के रेज, यानी कि सन के रेज में बहुत सारे मतलब कि उसकी अपनी एक स्पेक्ट्रम होती है जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रेजेज होते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में आप मतलब कि डिटेल से पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो कि यूवी रेज के कारण क्या है कि इसका आयोनाइजेशन हो गया। अब ये यूवी रेज के कारण इसका आयोनाइजेशन होता है, तो अगेन ये सनसेट के बाद क्या होगा, ये भी लेयर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि सनसेट होगा तो वहाँ पे तो सन रेज होंगे नहीं ना उसको आयोनाइज करने के लिए। नेक्स्ट लेयर है एफ लेयर। एफ लेयर को आप F1 एंड F2 में डिवाइड कर सकते हो। F1 क्या है कि दैट रिफ्लेक्ट्स मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ठीक है, जो ई लेयर है वो भी मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। रिफ्लेक्ट कहाँ करता है, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं, बैक टू द अर्थ, तभी वो हमारे लिए एक यूज़फुल है। हम कम्युनिकेशन में वो काम आता है रेडियो वेव्स। इसको एप्लिटन लेयर्स भी बोलते हैं, किसी साइंटिस्ट पे नाम रखा गया। अब देखो ये कैसे आखिर दिखाई देता है, तो ये अर्थ रहा, अर्थ के चारों ओर है, चारों ओर ऐसी लेयरिंग है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एटमॉस्फेयर इज द नथिंग बट इट इज़ अ थिक लेयर अराउंड द अर्थ। तो आप ये देखो कि एक थिक लेयर है। सबसे पहला जो लेयर था वो ट्रोपोस्फेयर का, फिर स्ट्रेटोस्फेयर देख लिया, स्ट्रेटोपॉज आया, मेसोस्फेयर, मेसोपॉज आया, आयोनोस्फेयर में हमने डी लेयर देख लिया, ई लेयर देख लिया, एफ लेयर देख लिया। उसके बाद जो बाहर का है एक्सोस्फेयर, बाह्यमंडल, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं बाह्यमंडल उसका नाम है। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये चारों तरफ, मतलब कि यहाँ तो मैंने एक पार्टिकुलर सेक्शन दिखाया है, ये अराउंड द अर्थ ऐसे ही आप मतलब कि ये देख सकते हो, ऐसा ही है। तो फिर अब देखते हैं कि जो ये तो हमने टेम्परेचर पे देखा, आपको पहले बता दिया कि सैटेलाइट वगैरह के बारे में कि सैटेलाइट कहाँ प्लेस होता है। आयोनोस्फेयर में ज़्यादातर सैटेलाइट उस पर प्लेस किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमने देखा कि कोई लो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है अर्थ की ओर, कोई हाई फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो उसकी अपनी यूटिलिटी है, इसलिए वहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन के कारण ही होता है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अब मैं ज़्यादा मतलब कि आपका समय ये दिमाग को बोझ नहीं डलवाना चाहता हूँ कि आखिर सैटेलाइट उस टेम्परेचर को कैसे झेल पाती है। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जो एयर जो मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर इतने ज़्यादा अपार्ट हो जाते हैं कि देयर ह्यूज गैप, एक वैक्यूम सा जैसे क्रिएट हो जाता है। वो वैक्यूम में क्या होता है कि आप देख लो कि वैक्यूम में क्या कोई हीट ट्रांसफ़र होता है, ऑलवेज हीट ट्रांसफ़र के लिए ऑलवेज एक मीडियम चाहिए होता है। तो अगर वहाँ पर कोई एयर नहीं है, मतलब कि काफ़ी दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो टेम्परेचर मतलब कि यू कांट फील दैट टेम्परेचर। आपको अगर ऐसा इसका एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप देख सकते हो कि कोई एक वैक्यूम क्रिएट करो,
कैसे क्रिएट करोगे? जैसे थर्मोफ्लास्क होता है, मिल्टन का जो वाटर बोतल आता है वो थर्मोफ्लास्क होता है, उसमें आप देखो कि डबल लेयर होता है, वो एक वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, तभी तो मतलब कि उसमें पानी डालो और ठंडा पानी डालो तो ठंडा रहता है, गर्म पानी डालो तो गर्म रहता है। तो वैक्यूम एक वैक्यूम सा बना हुआ होता है, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर कैसे पता मतलब कि आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, कोई मीडियम ही नहीं है। तो यही एक रीज़न है, आप वहाँ पर देखोगे तो आपको टेम्परेचर फील नहीं होगा। और ये पार्टिकुलर मतलब थर्मोमीटर के द्वारा भी ये मापा नहीं जा सकता, उसके लिए खास तरह का थर्मोमीटर बनाया जाता है जो कि उस टेम्परेचर को मेजर कर सके। तो ये कारण है कि वो जो सैटेलाइट पे उस टेम्परेचर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और नेक्स्ट बताया था कि केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है होमोस्फेयर एंड दूसरा हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर की बात की जाए तो उसको हिंदी में सममंडल कहते हैं, और हेट्रोस्फेयर को हिंदी में विषममंडल कहते हैं। सममंडल का मतलब होमो का क्या मतलब है यहाँ पे, आखिर ये होमोस्फेयर क्यों कहा गया? देखिए सबसे पहली बात तो कि इसकी जो हाइट है लगभग 90 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल है। यहाँ पे जो गैसेस होते हैं वो हर एक लेवल पर एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, उनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, एक पार्टिकुलर प्रोपोर्शंस को मेंटेन करते हैं कि अगर मान लो कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जिस प्रोपोर्शन में एक लेयर पर है तो दूसरे लेयर पर भी उसी प्रोपोर्शन में होंगे, कोई चेंजेस नहीं होता। तो इसीलिए इसको होमोस्फेयर कहा गया है। ठीक है, होमोजेनिटी ये मेंटेन करते हैं अपने प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब मैंने ये क्या बताया कि आपको 90 किलोमीटर तक ये सी लेवल से फैले हुए हैं, तो 90 आपने देखा कि मेजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक इसका रेंज है। तो इसमें कौन कौन से, अगर टेम्परेचर के आधार पर भी बोले तो इसमें कौन कौन से मतलब कि स्फेयर आ गए विद इन द होमोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। फिर देखते हैं कि हेट्रोस्फेयर, तो इसका जस्ट उलट, वहाँ पे क्या था कि एक पार्टिकुलर हर एक लेयर पर एक पार्टिकुलर ही प्रोपोर्शन में गैसेस अवेलेबल थे। यहाँ पर क्या है हेट्रोस्फेयर में कि ये 90 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर तक ये की ऊंचाई पर है हेट्रोस्फेयर। यहाँ पे जो डिफरेंट लेयर्स पर क्या है कि डिफरेंट लेयर्स पे यहाँ पे जो केमिकल जो वेरिएशन है वो देखने को मिलते हैं, वो पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए इसको हेट्रोस्फेयर बोला गया है। इस पर आप देखोगे कि डिफरेंट लेयर्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो कहीं पे नाइट्रोजन का जो लेयर है वो डोमिनेंट है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डोमिनेंट है, तो उसको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर बोल दिया जाता है। ये अप टू 200 किलोमीटर तक है। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, जहाँ पे ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन जो गैसेस है उसकी डोमिनेंसी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर का नाम दिया जाता है। और ये 200 किलोमीटर टू 1100 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये जाता है। हीलियम लेयर है, आपको पता है कि हीलियम एंड हाइड्रोजन ये दोनों ही मतलब कि बहुत ही हल्का गैस है, इसलिए हीलियम की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी। हीलियम से भी हल्का क्या है, हाइड्रोजन है। तो हीलियम का लेयर का देख लो, ये अप टू 3500 किलोमीटर तक है। एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर टॉप मोस्ट लेयर है ना, अप टू आउटर मोस्ट लेयर। तो ये चीज़ें, तो फ्रेंड्स आप, ये रहा आज का लेक्चर, और ये लेक्चर सीरीज चलती रहेगी। कम से कम हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोस हम डाल पाएँ। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी हमें वीडियोस बनाने की एक प्रेरणा से मिलती है कि लोग इसमें इंगेज हो रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं। तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि आज मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया 3 क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया होगा कि हमें यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है और कैसे ज्योग्राफी को पढ़ना है। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं कि हाउ टू रीड ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।